कि 30 दिन के लिए हमने वेवर दे दिया है। किसको वेवर दे दिया है? तो इंडियन रिफाइनर्स को रशियन तेल खरीदने के लिए वेव कर दिया है। इस बात से पूरी तरह से देश में एक जबरदस्त गुस्सा उठ जाता है। अपोजिशन सवाल पूछता है, लोग सवाल पूछते हैं कि ये लोग होते कौन हैं? पहले सैंक्शन लगाते हैं, हटाते हैं और अब कहते हैं कि हमने भारत को वेवर दे दिया है। मतलब हमारे लिए ट्रेड इतनी बड़ी चीज कैसे हो गया अमेरिका के साथ कि आज हमको उसके साथ ट्रेड करने के नाम पर वेवर जैसी चीज सुनकर खुश होना पड़ रहा है, जबकि स्टेट ऑफ हॉर्मज में होने वाला कोमे जात रहे व्यापार अभी भी बाधित है। अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो भारत से जो एक्सपोर्ट होता था यूएई को, सऊदी को, कतर को, कुवैत को, इन सबका एक्सपोर्ट बाधित चल रहा है। ऐसे में तेल खरीदने की परमिशन देकर आप हमें ऐसा दिखा दे रहे हो। रहा सहा तो नमक इन्होंने घाव पर तब छिड़क दिया। अमेरिकियों ने जब यही स्कॉट बेसेंट आज ये बयान दे देते हैं कि भारत के लोग अच्छे एक्टर हैं और हम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। स्कॉट बेसेंट का हाल ही में एक बयान वायरल होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि उनको पहले हमने कहा कि रिफाइनरी से तेल मत, मतलब रू रशिया से तेल मत खरीदो, वो मान गए। अब उनसे कहा कि आप खरीद लो, वो भी कर लेंगे। इस बात पर निश्चित ही हमारे देश के अंदर उबाल आ जाता है। इस पर ओवैसी साहब का भी बयान आया कि हमको बनाने वाला अमेरिका है। क्या जो इस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह से ये बातें हम पर की जा रही है? और जहां तक बात हो अमेरिका ने चाइना के साथ जो किया, आपको वो भी बता दिया जाए कि असल में चाइना के साथ इन्होंने किया क्या था। कैसे अमेरिकी इस बात को क्रेडिट के रूप में लेते हैं कि हमने चाइना को ग्रो करने दिया। हुआ कुछ यूं था साथियों कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया में न्याय की स्थापना के नाम पर कि दुनिया में सब तरफ समानता हो, अमेरिका भले ही पावरफुल आभार में लेते हैं अबारा की दुनिया में सब तरफ समानता हो, अमेरिका भले ही पावरफुल एक साथियों के बात को क्रेडिट के रूप में लेते हैं। ये साथियों के साथियों ये कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म, हालांकि दुनिया में सब तरफ समानता हो, आबादियों के इस बात को क्रेडिट के रूप में रहे, लेकिन वो स्थापित करेगा दुनिया में शांति। इसके लिए यूएन की स्थापना हुई और व्यापार को सही तरीके से बढ़ावा देने के लिए जीएटीटी की जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिटरी की स्थापना हुई थी। जीएटीटी बोलते हैं उसको। वही बाद में चल करके 1995 में डब्ल्यूटीओ बना था। 1990 के अंदर जब दुनिया भर में रिफॉर्म्स चल रहे थे, भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे। उसके बाद में ही ये सब चीजें बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर आने लगी थी कि भाव लोग जब माल पैदा कर ही लेंगे तो इन लोगों को परमिशन दी जाए कि ये माल दुनिया में बेच भी पाए। बेचने का मतलब ये है कि वो एक्सपोर्ट आसानी से कर पाए, जिसके पास जो माल है वो आसानी से बेचे, किसी प्रकार का कोई ट्रेड बैरियर ना हो, कोई टैरिफ ना हो। अगर कोई दुनिया का देश एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसे करने की इजाजत दी जाए। इसी क्रोनोलॉजी में चाइना को इन्होंने वर्ष 2000 के अंदर ज्वाइन कराया डब्ल्यूटीओ, और जब ये ज्वाइन कराया ना तो इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन की तरह ट्रीट कर रहा घर में ज्वाइन कर रहा किया गया कि तुम्हें अगर कोई माल बेचना है तो बेचो, अगर दुनिया तरक्की करेगी तो सबका भला होगा। चाइना ने उसे एज ए अपॉर्चुनिटी लपका। आज की हालत यह है कि जहां 1990 में चीन केवल 8 देशों के लिए टॉप एक्सपोर्टर था, वो आज 125 देशों के लिए टॉप एक्सपोर्टर है। और समझे 1990 में अमेरिका 175 देशों के लिए टॉप एक्सपोर्टर था, तो वो आज मात्र 35 देशों के लिए टॉप एक्सपोर्टर रह गया है। अब चीन अगर अमेरिका को इतना दर्द देगा तो निश्चित ही बड़ा दर्द दिखेगा भी। ऐसे ही चाइना का आज एक्सपोर्ट 3.58 ट्रिलियन डॉलर का साल का है, वहीं अमेरिका का ये 2.06 ट्रिलियन डॉलर का है। 2024 का आंकड़ा है। इसका मतलब चाइना एक्सपोर्ट में अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ गया, और इतना तेजी से पीछे छोड़ता चला गया कि ये चीन और अमेरिका दुनिया के टॉप 10 देशों में जीडीपी के हिस्से को एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा रखते हैं। चीन ने इस बीच में डब्ल्यूटीओ की जो मेंबरशिप हासिल की उस पारस बीच है ज्यादा, तो आरस के बरगादरा मेंबरशिप से इन्होंने अपने नेगोशिएशंस को तेज किया। माल को जहां बेच सकते थे वहां बेचा और सस्ता श्रम, स्किल्ड लेबर और तरीके से सिस्टमेटाइज करके काम करना शुरू किया। डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप को अमेरिका अपनी भूल मानता है कि हमने इनको गलत परमिशन दिला दी थी। ये गलत तरीके से आगे चले गए और इतने आगे चले गए कि चीन 2009 में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना था। आज तक वो वहीं जमा हुआ है। 2000 से 2024 के बीच में अमेरिका का ट्रेड 167% बढ़ा, लेकिन चीन का ट्रेड 1200% बढ़ा। आज अमेरिका का कुल ट्रेड, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल है, वो 5.3 ट्रिलियन है। चाइना 6.3 ट्रिलियन के साथ अमेरिका को पछाड़कर खड़ा है। इसी के साथ साथ मैकेंजी जैसी संस्थाएं जब इसका रिसर्च करती हैं तो पाती हैं कि वर्ष 2000 में जहां दुनिया की कुल संपत्ति की वैल्यू 156 ट्रिलियन डॉलर थी, ये संपत्ति की वैल्यू मतलब एसेट की वैल्यू की बात कर रहा हूं, जीडीपी की नहीं, वो बढ़कर 2020 में 514 ट्रिलियन डॉलर हुई। इस वृद्धि में साल 2000 में जहां चीन की संपत्ति 7 ट्रिलियन डॉलर थी, वो बढ़कर 120 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई और अमेरिका 90 ट्रिलियन डॉलर के साथ डका हुआ है। मतलब चाइना ने संपत्ति के मामले में अमेरिका को पीट दिया, दुनिया का टॉप एक्सपोर्ट करने वाला देश बनकर उभर कर आ गया। बाजार में उसका जो ट्रेड है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आज अमेरिका को पछाड़े हुए हैं। 2009 से वो दुनिया का सबसे टॉप ट्रेड एक्सपोर्टर बनकर टॉप पर बैठा हुआ है और डब्ल्यूटीओ का सबसे ऊपर एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करने वाला देश बनकर बैठा हुआ है। इसके लिए उसने लो लेवल कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। यही कारण है कि ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले इस पर टैरिफ खेलना शुरू किया कि तुम्हारा माल मैं नहीं आने दूंगा। और तो और जनवरी 2025 में चाइना पर ये लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीनने का प्रेशर बना रहे थे कि तुम्हारे ऊपर तो बेटा हमारा
तुम्हारा माल हम लेंगे ही नहीं क्योंकि तुम बहुत तेजी से ऊपर निकलते आ रहे हो। चाइना से इनकी राइवलरी और इनका दुख समझ में आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भारत को भी उसी तराजू में तोल रहे हैं। ये मान रहे हैं कि अगली पावर भारत है। मैं साली के सिख साली के साली कई बार कई जगह इंटरव्यूज में ये लाइन बोलता आया हूं कि बांग्लादेश में जो भी टसल हुआ था मार्शल आइलैंड को लेकर के, वो असल में अमेरिका भविष्य में भारत से झगड़ने की जगह तलाश रहा था, क्योंकि उसे दिख रहा था कि भारत बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है और अगर इस पर टैरिफ नहीं लगाए गए तो एक दिन आज चाइना हमारे साथ नेगोशिएट करता है, एक दिन बैठकर भारत करेगा। भारत की तरक्की असल में अमेरिकियों को चुभने लगी क्योंकि इंडिया धीरे धीरे चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और बनते बनते अगले 2-3 साल में वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा और 2047 तक $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत खड़ा होगा। तो जब हमारे टारगेट्स इतने ऊपर चल रहे हैं तो निश्चित ही इससे इनको दिक्कत होगी। भारत के हाल ही में फैसले, चाहे ईयू से ट्रेड डील हो जिसमें हम $27 ट्रिलियन के मार्केट को क्रिएट करने की बात करते हैं कि चलो बनाएंगे, फिर चाहे दुनिया भर में गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ एफटीए की बात हो, ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि आपको रीज ने पारित को $1 ट्रिलियन के मार्केट को क्रिएट करने की बात करते हैं। भारत आने वाले समय में अपने ट्रेड्स को बड़ा करने पे निकल रहा है। आज भी लगभग $800 बिलियन का भारत एक्सपोर्ट करता है, जिसे वो 1.3 ट्रिलियन डाउन द लाइन टारगेट कर रहा है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। लगातार हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से, ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से, 100% एफडीआई के माध्यम से, प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान के माध्यम से, तमाम उन योजनाओं के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट्स को बड़ा करने पर फोकस कर रहे हैं। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका लगातार बाधाएं खड़ी कर रहा है, फिर चाहे तेल सप्लाई की बाधा हो, फिर चाहे गल्फ वॉर में भारत को घुसाने की तैयारी हो, फिर चाहे भारत पर ट्रेड टैरिफ लगाने की तैयारी हो। ये सब भारत को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास हैं। भारत एआई के अंदर भी $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहा है। यह दर्शाता है कि भारत एआई में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वही एआई में बीच में इंट्रोड्यूस कर दूं आपके बारे में, मैंने कहा था कि मैं एआई पर कोर्स लेकर आया हूं, उस पर हमने ऑफर क्लोज कर दिए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के कॉल सेंटर्स पर कॉल हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। कोर्स बंद नहीं हुआ है, आपको एक्सेस करना है तो करिए, लेकिन ऑफर ऑफ हो चुका है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जहां तक बात है कि वो पाकिस्तान को पुचकार रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि भारत को युद्ध में उलझा कर रखा जाए, रीजनल प्रॉब्लम्स में उलझा कर रखा जाए, क्योंकि आज H1B वीजा के कारण जो भारत का टैलेंट अमेरिका में है वो अमेरिकियों के ऊपर से धंधे छीन रहा है। कहीं ना कहीं भारत को क्यारे में लीजा के कारण है, सीज 1B वीजा के कारण अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहा है। भविष्य के पर्सपेक्टिव से कि इनका टैलेंट कहीं हमसे इसी चीज को सीखकर, पहले भी यही हुआ था। चाइनीज लोग अमेरिका गए थे चीज सीखने, फिर लौटकर चाइना को महान बनाए थे। रिसेंटली भी यही बात हो रही है कि जो H1B वीजा प्राप्त भारतीय वहां गए हैं, जैसे जोहो के फाउंडर ने भी यही बात हो रही है, वो हम करते हारिस लोग अब प्राप्त भारतीय वहां गए हैं, जैसे जोहो के फाउंडर ने भी यही बात हो रही है। कहा था कि लौट आओ और भारत को महान बनाओ, तो बोले कहीं ये इस तरह से लौट गए तो अमेरिका ये सब नहीं होने देना चाहता। उसी की क्रोनोलॉजी में ये तमाम चीजें हो रही हैं और रहा ये बयान कि भारत एक अच्छा एक्टर है। ये बात दर्शाता है कि अमेरिका भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में देश की सरकार को किसी ना किसी तरीके से कमजोर करना चाहता है। वो चाहता है कि ये लोग आपस में झगड़े, स्थितियां पलटे, सरकारें गिरे। फाइनली सरकार गिरेगी तो भारत के अंदर काफी ज्यादा अस्थिरता आएगी और वो अस्थिरता इन्हें किसी ना किसी प्रकार से डिसीजन लेने से रोकेगी। खैर जो भी हो, भारत को आज इस स्थिति में अमेरिका के इस तरह के उलझुल गिरेगी और आज इस स्थिति में लेने से रोकेगी, लेने से झुकेगी। बयानों का रिप्लाई तो देना चाहिए, ये समय की मांग है। भारत की चुप्पी भारत के लिए बड़ा नुकसान बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया को एक गलत मैसेज चला जाएगा कि भारत अल्टीमेटली किस कारण से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आज चाइना का रुख स्पष्ट है, वो खुलेआम भारत के लिए बात बोलता है, वो खुलेआम अपनी बातें रखता है, उसका जो स्टैंड है वो पब्लिक में रखता है। भारत को चाहिए कि अगर इस तरह की बातें, क्योंकि इनका कहीं विराम जरूरी है, अगर कहीं विराम नहीं लगा तो ये भारत के लिए बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। और यही कारण है कि चाइना इस विषय पर खुद निकल करके बाहर आया और उसने भारत के लिए बयान दिया और भारत के बयान में उसने साफ साफ कहा कि भैया ये भारत को रोकने की तैयारी है और चाइना से भड़काने की तैयारी है कि चाइना के साथ झगड़ा कर लिया जाए ताकि मामला सॉर्ट हो जाए। पर बोले भारत को एनिमी बना के फायदा हो रहा है अमेरिका को कि मित्र बनाकर यह सोचना होगा। भारत बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हम दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमें अमेरिका की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अब यह देखने वाली बात है कि चाइना भारत के बीच का जो कंपटीशन है अमेरिका लड़ा के उसे देखना चाहता है, भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। और सबसे जरूरी बात भारत सरकार को एक स्टैंड लेने की कि वो यहां पे खरात लोड़ी बात में बड़ा की भारत कारतने की भारत करना चाहता है। एटलीस्ट इस बात को स्पष्ट रखे कि हमारे विन क्या है। और यह बात अक्सर बड़े बड़े थिंक टैंक्स भी कहते आए हैं कि यूएस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो भारत को जो स्टैंड पहले रखता था कि भाई हमें किसी प्रकार से सिलेक्टिव टारगेट मत करिए, वो स्टैंड दोहराना चाहिए। ट्रेड चाहे जैसे भी हो, भारत को बहुत दृढ़ता से निकलकर अपनी बात रखनी चाहिए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं हमारी एप्लीकेशन नेशंस पे।